एवरीबडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज का हमारा टॉपिक है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन। बहुत ज़्यादा ये टॉपिक आपका चर्चा में है, तो इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो अभी आपको पता होगा यूक्रेन और रशिया के बीच क्राइसिस चल रहा है, वॉर वहाँ पे चल रही है। तो इसी के बीच एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन साइन करी है कि उनको यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना दिया जाए। बेसिकली इसको आप एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं उनके प्रेसिडेंट की तरफ से कि इनको ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना दें। तो मतलब अभी तक यूक्रेन ईयू का पार्ट नहीं था, तो अब देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है, उसके क्या चांसेस हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि क्या यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं, मतलब किसी भी कंट्री को फुलफ़िल करनी होती हैं, उसके बाद ही वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन सकते हैं। तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है मोटो ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो आपको मेरे को यूरोपियन यूनियन का मोटो बताना है। सही आंसर आपको मैं दूंगी वीडियो के एंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे आपका यूरोपियन यूनियन बना, इसकी ओरिजिन या इसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता होगा 1939 से आपकी 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड चली थी। तो जैसे ही आपकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुई, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड बनाए गए पीस को, सिक्योरिटी को या डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो इसी तरीके से आपका यूरोपियन यूनियन की भी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, उस टाइम पे जो आपके यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट थे, इनका नाम है विंस्टन चर्चिल। तो उस टाइम पे ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने देखा कि जैसे यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर यूनाइटेड नेशन बनाया पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इनके दिमाग में भी आइडिया आया कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, क्योंकि यूरोप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। तो इनके दिमाग में भी आइडिया आया, तो इन्होंने ये प्रपोजल रखा कि ऐसा हम बना सकते हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हेल्प करे। ठीक है, तो फाइनली 1951 में जो लीडर थे 6 अलग अलग कंट्रीज़ के, मतलब यूरोपियन जो 6 कंट्रीज़ थी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और जर्मनी इसमें आते थे। इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951 में साइन करी गई। तो इसमें इन्होंने ब्लॉक बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको इन्होंने बोला यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है, इसको शॉर्ट में ECSC भी बोला जाता है। ठीक है, इसी ट्रीटी के तहत 1952 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का बेसिकली क्या पर्पस था कि वहाँ पे कोल का किस तरीके से भंडार किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये सब आपका यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का पर्पस था। और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या था कि ऑब्वियसली न्याय को कैसे दिलाया जाए, लोगों की किस तरीके से हेल्प की जाए, क्योंकि उसके बाद आपका यूरोप क्या पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब हो चुका था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ठीक है, फिर इसके बाद की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो 1957 में इन्हीं 6 कंट्रीज़ ने, जो यूरोपियन कोल स्टील एंड कम्युनिटी की जो मेंबर कंट्री थी, जो 6 मेंबर कंट्री थी बेसिकली, इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ रोम साइन करी। ठीक है, इस ट्रीटी ऑफ रोम में क्या था, 2 अलग अलग ब्लॉक बनाए गए, 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। एक था इसमें से यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी और दूसरा था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका ब्लॉक था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। बाद में ही इनको नाम चेंज करके आपका यूरोपियन यूनियन बोला गया। ठीक है, तो कब ये बोला गया ये महत्वपूर्ण है। तो मैस्ट्रिच ट्रीटी इसको बोला जाता है जो फाइनली यूरोपियन यूनियन बनती है। तो 1992 में मैस्ट्रिच ट्रीटी होती है। ये जगह बेसिकली आपको नीदरलैंड में मिलेगी, इसीलिए इसको मैस्ट्रिच ट्रीटी बोला जाता है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ट्रीटी भी इसको बोला जाता है। तो 7 फरवरी 1992 को इन सब मेंबर ने यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करी और बोला कि इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाए हैं इनको मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जिसको कि EU या यूरोपियन यूनियन बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक जोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तो कुछ और के पॉइंट्स जो यूरोपियन यूनियन से आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपको देख लेने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कितनी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो टोटल इसकी 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जब ये बना था 1991 में, जैसे मैंने बात करी, तो इसमें 28 मेंबर कंट्रीज़ थी। एक कंट्रीज़ ने इसने बाहर आ गए, मतलब इसको छोड़ दिया। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सी वो कंट्री थी। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है,
और जो इनमें से 19 कंट्रीज़ हैं, मतलब जो आपके 27 में से आपके 19 कंट्रीज़ हैं, वो यहाँ पे इनकी करेंसी चलती है यूरो। ये इनका मेन फोकस होता है कि जो भी कंट्रीज़ इसमें ऐड होंगी वो यूरो को अपनाएंगी। लेकिन इनमें से जो 8 कंट्रीज़ हैं वो यूरो यूज़ नहीं करती हैं, जैसे कि बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन। ये 8 ऐसी कंट्री हैं जो कि यूरो को फॉलो नहीं करती, मतलब इनकी करेंसी यूरो नहीं है। बाकी जो 19 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की, यहाँ पे चलता है आपका यूरो। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इनको 2012 में जो आपकी यूरोपियन यूनियन है इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, और जो आपका इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का, जो मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट इनका ब्लॉक था, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये आप मैप में देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के ये मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका यूक्रेन हो गया, तो ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट अभी तक नहीं है। ठीक है, और चांसेस हैं कि शायद ये नहीं हो, तो देख लेते हैं। अब हम ब्रेक्सिट के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्रेक्सिट क्या है। ये बेसिकली आपका एब्रीविएशन है ब्रिटेन और एग्जिट का। जब ब्रिटेन ने आपका यूरोपियन यूनियन छोड़ा था उसी को ब्रेक्सिट बोला गया था। ठीक है, उसी के विड्रॉ को ब्रेक्सिट बोला गया था, मतलब यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन जिसको बोला जाता है। तो इसने 31 जनवरी 2020 को इससे एग्जिट कर लिया था। ठीक है, 47 ईयर्स के बाद, मतलब जब से ये बना था, जब से आपका यूरोपियन यूनियन बना था तब से ये उसका मेंबर कंट्री था, लेकिन 47 ईयर्स बाद इसने ये छोड़ दिया था। मेन रीज़न क्या था छोड़ने का, क्यों इसने छोड़ा, तो आपको पता होगा कि जो आपकी यूनाइटेड किंगडम है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप की, तो उनको ऑब्वियसली डोमिनेंट उनको वहाँ पे होना था। तो इनका ये कहना था कि जो भी यूनाइटेड किंगडम को लेके जो भी डिसीजन होते हैं वो हम यूनाइटेड किंगडम में लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था, क्योंकि आपको पता है इसके हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में मिलेंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं वो हेडक्वार्टर्स में ही लिए जाते हैं, लेकिन यूके चाहता था कि जो भी महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड डिसीजन हो वो इनकी अपनी कंट्री में लिए जाएँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो इसने विड्रॉ कर लिया वहाँ से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि ब्रेक्सिट किससे रिलेटेड है, तो ये आपके विड्रॉ ऑफ यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि न्यूज़ में क्यों है, वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की जिनका नाम है, इन्होंने एक एग्रीमेंट या एक एप्लीकेशन अभी साइन करी है जिसमें कि ये बोल रहे हैं हमें यूरोपियन यूनियन का पार्ट हमें बना दिया जाए। ठीक है, होगा क्या पार्ट बन के, बेसिकली क्या इनको फ़ायदा मिलेगा, तो फ़ायदा ये मिलेगा कि जो और यूरोपियन कंट्रीज़ होंगी तो वो इनको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, मतलब इनको हेल्प प्रोवाइड करेंगी। लेकिन वो ऑब्वियसली जो आपके 27 नेशंस हैं इनका आपका सबका सारी कंट्रीज़ मिलके अगर ये बोलती हैं कि हाँ हम इसको अलाउ कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट बने, तो ही पार्ट बना जा सकता है। और बहुत सारे और टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो इसको फुलफिल करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको फ्री मार्केट इकोनॉमी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, या इसका जो भी रूल्स होते हैं, जो भी लेजिस्लेशन इसका होता है यूरोपियन यूनियन का, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको यूरो करेंसी जो है वो भी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करने होते हैं किसी भी कंट्री को यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें वो इतनी महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि क्या इसके चांसेस हैं कि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनेगा, तो इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि यूक्रेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कंट्री अभी हो चुकी है। तो जो ये 27 नेशन है, ये जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है ऑलरेडी, ये नहीं चाहेंगे कि यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट बने यूक्रेन, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टर्ब कंट्री है तो उसको हेल्प तो करना ही पड़ेगा। ये एग्रीमेंट साइन होता है कि अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी कंट्री है तो तुम उसको कैसे मिलिट्री, कैसे डिफेंस प्रोवाइड करोगे। तो ये सब कंट्रीज़ के जो 27 नेशंस हैं उनके अलग अलग ओपिनियन है यूक्रेन को लेके, तो चांसेस कम है कि यूक्रेन इसका पार्ट बने। बट देखते हैं, बनता है तो उसको ज़रूर हेल्प मिलेगी, कैसे वो रशिया को टैकल करेगा। ठीक है, तो ये तो यूरोपियन यूनियन के बारे में था। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको पूछा था कि मोटो ऑफ यूरोपियन यूनियन। मेरे को इतनी बार यूरोपियन यूनियन बोल के ना ऐसे लग रहा है कि ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए था यूरोपियन यूनियन का आपको मोटो बताना था, तो इसका मोटो हो जाएगा आपका यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर हम इसी में बात करें तो पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन अ हेल्दी प्लैनेट आपके लिए एक ऑप्शन है। ये किसका मोटो है, ये है आपका यूएन। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का ये मोटो है। हेल्थ फॉर ऑल, ये हो जाएगा आपका WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मोटो। ठीक है, यूएन की हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर हैं पेरिस फ्रांस में, और WHO के हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके तो मैंने आपको बता दिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिली हो।
तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।